हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कुछ मिथ्स की, कुछ टाबूज की, जो कि कनेक्टेड थे रिप्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी, या लड़कियों की जब पीरियड्स आते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती हैं, यानी कि उनको किचन में एंटर नहीं करने दिया जाता, उनसे अनाज टच नहीं करवाया जाता, उनको बेड पर लेटने से मना करते हैं कि अभी आप बेड पर नहीं लेट सकते हो, जब तक आपके पीरियड चलेंगे तब तक आपको फ्लोर पर ही लेटना पड़ेगा। तो जितने भी हमने मिथ्स और टैबूज की बात करी थी अपने प्रीवियस सेशन में, इन सभी का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है ना, जो हमारा समाज है, वो साइंटिफिक फैक्ट्स को इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है कि फीमेल्स के पास केवल एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड एक्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे मेल्स की, तो मेल्स की बॉडी में दोनों ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक्स भी होता है और वाई भी होता है। तो अगर हम बात करेंगे एक फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी से जो भी फीमेल गैमीट्स बनेंगे, यानी कि जितने भी एग्स बनेंगे, उन सभी एग्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक मेल बॉडी की, तो मेल बॉडी से जो भी मेल गैमीट्स बनेंगे, यानी कि जो भी स्पर्म्स बनेंगे, तो आधे स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होगा और रिमेनिंग हाफ स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम्स होंगे। तो ओवम या एग से केवल आपको एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा और एक स्पर्म से आपको एक्स क्रोमोसोम भी मिल सकता है और वाई क्रोमोसोम भी मिल सकता है। तो हम एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं कि एक स्पर्म ऐसा आया है जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। तो जब ये वाला स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में हम बोलते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम आएगा ओवम से और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, कहाँ से? स्पर्म से। तो ऐसे दो एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाला जो जाइगोट है ना, वो आगे जाकर के डेवलप होगा एक फीमेल फीटस में। अब हम एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसमें कि अब जो स्पर्म आ रहा है वो एक वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। तो ऐसा वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म जब एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट में हम बोलते हैं कि एक्स क्रोमोसोम भी होगा और वाई क्रोमोसोम भी होगा। तो ऐसा जाइगोट आगे जाकर के डेवलप होगा किसमें? एक मेल फीटस में। तो ये क्या है? एक साइंटिफिक फैक्ट है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये किसी ने अपने मन से नहीं बनाई है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस साइंटिफिक फैक्ट को समझने के बाद, पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि जो औरतें हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, फीमेल्स के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी से जो भी गैमीट्स बनेंगे उनके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा। वो तो मेल्स हैं जिनकी बॉडी में हम बोलते हैं कि दोनों ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो उनकी बॉडी से जो स्पर्म्स बनेंगे, कभी किसी स्पर्म में हम बोलते हैं कि एक्स क्रोमोसोम होगा और कभी किसी स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा। तो फीमेल्स के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेल्स के पास तो फिर भी एक्स एंड वाई का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, असलियत में कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की लिंग के लिए? तो आप बोल सकते हो कि मेल, यानी कि एक फादर। तो औरतों को इस बात के लिए दोषी ठहराना कि आपकी वजह से एक बेबी गर्ल पैदा हुई है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अभी हमने साइंटिफिक फैक्ट पढ़ लिया है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन साइंटिफिक फैक्ट्स को क्या करोगे? इग्नोर करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, तो आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा ना कि औरत ही बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के लिंग के लिए, उसके सेक्स के लिए औरत ही रिस्पॉन्सिबल है। ये आप क्यों सोच रहे हो? ये सोसाइटी क्यों सोचती है? क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट या तो पता नहीं है, या पता होता भी है तो भी बचपन से ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है कि नहीं 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 नहीं, औरत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चाहे कितना भी लोगों को पढ़ा लिया जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे? जो उनके परिवार में हमेशा से जो सोच चलती है ना, उसी सोच को वो क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या हमारा रोल क्या हो सकता है कि पहली बात तो ये कि हम प्रॉपरली एजुकेट हों, हमें सारी बातें जो है ना समझ में आए, हम उन सभी बातों को पढ़ें और इसके बाद में जो सही बातें हैं वो अपने समाज में कन्वे करें, ताकि हमारे अंदर जो भी मिसकंसेप्शन है, ऐसे ही मिसकंसेप्शंस जो बाकी लोगों के अंदर हैं, वो मिसकंसेप्शंस भी हम क्या करें? दूर करें। ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी कहाँ? अपने प्रीवियस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे।
तो आई होप आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अब सबसे पहले तो आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब देखो, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम डिटेल में जाकर के समझा है ना। हमने देखा है कि उनके जो रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि टेस्टिस भी हैं, ओवरीज भी हैं, अलग अलग ट्यूब्स हैं, अलग अलग डक्ट्स हैं, अलग अलग हम बोलते हैं कि ग्लैंड्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली फीमेल्स ही तो हैं जो कि बच्चा पैदा करेंगी, फीमेल्स ही हैं जिनके यूट्रस में क्या होगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और ये एम्ब्रियो आगे जाकर के एक फीटस में डेवलप होगा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज एक लेडी है, लेडी क्या हम बोलते हैं कि एक 20 साल की बच्ची है, ठीक है ना। अब उस 20 साल की बच्ची की ओवरीज में, मतलब 2 ओवरीज होती है ना, दोनों में से एक ओवरी में बहुत सारी गांठें हो गई हैं, यानी कि सिस्ट हो गई हैं, ठीक है। आप उनको ट्यूमर भी बोल सकते हो, लेकिन ट्यूमर हम बोलते हैं कि बड़ा होता है, सिस्ट हम बोलते हैं कि छोटी छोटी होती हैं। तो कुल मिलाकर के एक 20 साल की लड़की है हमारे पास और उसकी एक ओवरी में क्या हो गई है, सिस्ट हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सिस्ट हो जाएंगी ओवरी में तो वो जो ओवरी है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि हर महीने क्या होता है, जैसे 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, है ना। तो हर एक महीने में क्या होता है कि कभी लेफ्ट वाली ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करेगी, और नेक्स्ट मंथ में जो राइट वाली ओवरी है वो एक एग को जो है रिलीज करेगी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक ओवरी में क्या हो गई है, सिस्ट हो गई है, तो वो ओवरी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो जब उस ओवरी का टर्न आएगा ना एग को रिलीज करने का, वो जो ओवरी है वो एग को रिलीज कर ही नहीं पाएगी। और अगर एग रिलीज नहीं हो रहा है टाइम पे, इसका मतलब क्या कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, 50% हो जाएंगे चांसेस, क्योंकि एक मंथ में ये वाली ओवरी रिलीज कर रही है, दूसरे मंथ में ये वाली ओवरी रिलीज कर रही है, लेकिन जो ये वाली ओवरी है ये तो रिलीज करने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि सिस्ट हो गए हैं, तो गांठें हो गई, जिसके कारण जो ओवरी है वो काम नहीं कर पा रही है। तो अब जो जितने भी एग्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इस वाली ओवरी से ही आने वाले हैं। तो चांसेस क्या हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, 50% कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि अब उस लड़की को हम देख करके बोलेंगे कि हाँ भाई ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि इसकी एक ओवरी में सिस्ट हो गई है, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसको इस लड़की के साथ, 20 साल की लड़की के साथ क्या हुई है, एक क्लिनिकल कंडीशन हुई है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के चांसेस, इस लड़की के प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो गए हैं, 50% तक कम हो गए हैं। यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप बोल सकते हो कि सपोज, चलो इन्फेक्शन छोड़ो, हम बात करते हैं अभी यूट्रस की। यूट्रस में हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, और वो इतना बड़ा ट्यूमर है कि जिसके कारण हम बोलते हैं कि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ना वो सब हिले हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में भी आप क्या बोलोगे कि वो जो लेडी है वो फिजिकली फिट नहीं है, अनफिट है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी बॉडी में क्या हो गई है, एक बीमारी हो गई है, ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गए हैं। तो वहाँ पे आप बोलोगे कि वो जो लेडी है या जो वो लड़की है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही। तो जब बीमारियां हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही होती है, लड़कों को भी होती हैं, ठीक है ना। तो जब बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिसीजेस हो जाते हैं, तब तो हम बोलते हैं कि सामने वाला क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी
ऐसी कंडीशन में हम उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है, कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं बोल पाते हैं पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। एक और कंसिडर हम करते हैं केस कि सपोज एक क्या है, लड़की है जो कि मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, उसको अपने आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता, आसपास छोड़ो, उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसे वो भी नहीं पता, लेकिन फॉर सम रीजंस वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कंसीव कर लेती है। अब कहने को तो क्या है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गांठ नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो क्या कर रही है, बच्चा कैरी कर रही है, लेकिन वो क्या है, मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली रिटार्डेड है, वो प्रेग्नेंट है, कैसे हुई उसको ये भी नहीं पता, वो प्रेग्नेंट है उसको ये भी नहीं पता, उसे पता ही नहीं है, और ऐसे ही कंडीशन में क्या हुआ, उसने अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया। तो क्या ऐसी लेडी को, ऐसी औरत को आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी मेंटली हेल्दी नहीं है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस से ही जो है ना, आप हेल्थ को डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, एकदम फिजिकली फिट है, ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा डिप्रेशन नाम की एक बीमारी का। डिप्रेशन क्या है, एक बीमारी ही है। तो डिप्रेशन में हम बोलते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत ही ग्रेजुअल चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन के अंदर जो है ना पर्सन डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ग्रेजुअली डिप्रेशन जो है ना लोगों को घेरता है। तो कहने को तो हमने क्या बोला कि इस बंदे को कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, हाथ पांव सलामत है, तो ये क्या है, ये फिट है, ये हेल्दी पर्सन है, जबकि वो हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि हेल्थ का जो एस्पेक्ट है ना, जो हेल्थ का जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है कि अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है तो वो क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। नहीं, मेंटल फिटनेस भी ज़रूरत है, सोशल फिटनेस भी ज़रूरत है। कि अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। ये मिसकंसेप्शन होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आप और इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे। वैसे भी मैं आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बीमारी नहीं है, हाथ पांव टूटे नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, तो आप बोलते हो कि ये पर्सन कैसा है, एक हेल्दी पर्सन है, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में जा चुका है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, अब पता नहीं आपने ये क्लिनिकल कंडीशन सुनी है या नहीं सुनी है, एक हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो लेडी है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म के साथ ही वो डिप्रेशन में चली जाती है, और ऐसा डिप्रेशन होता है कि माँ अपने बच्चे को देखना ही पसंद नहीं करती है। कहने को, सुनने में ये बहुत ही अजीब लगता है, काफ़ी वियर्ड लगता है कि ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या कि जन्म माँ ने दिया और माँ ही बच्चे का जो है ना मुंह या उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती है। ऐसा होता है, ये सच है। लेकिन इसमें किसी लेडी की गलती नहीं होती, इसमें माँ की गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो डिप्रेशन का आप बोल सकते हो कि सिनारियो आया है, ये डिप्रेशन आप बोल सकते हो कि हार्मोन्स के कारण आया है। हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है कि हार्मोन्स का रोल क्या होता है एडोलेसेंस में, है ना। ये सभी हार्मोन्स ही होते हैं जो कि प्यूबर्टी में कई सारे चेंजेस लेकर के आते हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद में हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ माँ कहाँ चली गई, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई। अब इतना डिप्रेशन है उसको कि वो बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है। हर बात पे जो है ना उसको रोना आता है कि बच्चा रो रहा है तो खुद भी रोने लगती है, बच्चा भूखा है तो वो खुद भी रोने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब के सब रीज़न इसका ये है हार्मोन्स का, कि हार्मोन्स इतने ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं कि डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है। तो कहने को तो माँ ने क्या करा है, अपने बच्चे को जन्म दिया है, एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन क्या इस केस में माँ हेल्दी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि भाई प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उसकी बॉडी हील कर रही है, बॉडी हील हो भी चुकी है, लेकिन माना कि अभी वो फिजिकली फिट है, उसने बच्चा तक पैदा कर दिया, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली कैसी है, हम उसको बोल रहे हैं कि वो हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसने बच्चा पैदा किया है। लेकिन वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो कंडीशन है, क्या उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि क्योंकि लेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही है, सफ़र कर रही है, वो अभी हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ का जो कई बार हमें ये मिसकंसेप्शन है, और ये जो है ना जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा तब तक आपको ये आपका जो मिसकंसेप्शन है ये दूर नहीं होगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको उसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ दुनिया भर के कि एग्जैक्टली हेल्थ क्या है।
हेल्थ में हम बोलते हैं कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होती है और सोशल वेलबींग भी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल फिटनेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज एक बच्चा है जो कि कैसा है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है नेचर में। इंट्रोवर्ट मतलब क्या कि उसके फैमिली में, उसके परिवार में जितने भी लोग होंगे ना, तो उन लोगों के साथ वो बहुत कंफर्टेबल होगा, एकदम अच्छे से बात करता होगा। उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी वो एकदम कंफर्टेबल होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई अनजान इंसान आएगा या कोई दूसरा रिश्तेदार आएगा, बाहरी इंसान आएगा, तो उससे बात करने में उसको थोड़ी सी झिझक महसूस होगी, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, एक नेचर है ना। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिनको नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नए लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक बार अगर वो कंफर्टेबल हो गए, दोस्ती हो गई, तो फिर वो अच्छी तरीके से बात करेंगे। वहीं एक इस चीज़ का दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अब हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो कि नए लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता है, उसको पसंद ही नहीं है, मजबूरी होगी तो भी वो बात नहीं करेगा। नए लोग क्या, वो अपने दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता है। घर में जो माँ बाप रह रहे हैं, उन माँ बाप से भी वो खुल कर के बात नहीं कर पाता है। वो अपने आप को बिल्कुल जो है ना एक कमरे में बंद रखता है, अपनी ही दुनिया में वो बिजी रहता है। उसे किसी से बात करना, मिलना जुलना, हंसना बोलना कुछ पसंद नहीं है। यानी कि वो समाज से, सोसाइटी से बिल्कुल क्या हो चुका है, कट हो चुका है। तो ये जो केस है, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे बच्चे को आप हेल्दी नहीं बोल सकते हो। कहने को उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, हाथ पांव बिल्कुल सलामत है, खाता पीता भी है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि उसका ये जो बिहेवियर है ना, ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इंट्रोवर्ट होना आप बोल सकते हो कि नॉर्मल है। कुछ लोग कम बात करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे बच्चा किसी से भी बात करने को रेडी नहीं है, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में रहता है, पूरे टाइम एक ही कमरे में बंद रहेगा, क्या सोचता है, क्या समझता है, किसी से शेयर नहीं करता है अपनी प्रॉब्लम्स, तो ऐसी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस कंडीशन का जो बच्चा है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, और डिप्रेशन के आप बोल सकते हो कि बाद में डिप्रेशन की अलग ही कंडीशंस होती हैं, समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़, ऐसे बच्चे को आप हेल्दी बच्चा नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि माना वो फिजिकली फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली कोई ना कोई बात तो है जो कि उसके दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है, जिसके कारण वो समाज से बिल्कुल दूर रहना चाहता है, अपने आप को आइसोलेट रखना चाहता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सोशल वेलबींग की। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी हैं कि अगर ये जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उस जनरेशन को वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो है ना यूज़ करने को मिले ही ना। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इस ह्यूमन पॉपुलेशन को अब थोड़ा सा कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नए नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि अब हम बोलते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आज के टाइम पे किसी को भी, कोई भी अगर क्रॉनिक बीमारी होती है तो उस क्रॉनिक बीमारी का क्या होता है, इलाज होता है, संभव है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो बीमार हैं, ये जो बहुत ज़्यादा ही बूढ़े हैं, वो भी अभी हमारी सोसाइटी में हैं, और नए बच्चे तो फिर हम बोल रहे हैं कि आखिरकार पैदा हो ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, और बहुत सारे कुछ एनजीओज़ भी हैं जो कि लोगों को ये समझाने की, ये अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस ह्यूमन पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बोलते हैं कि एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे, तो ये चीज़ आप बोल सकते हो कि ना सिर्फ एक सोसाइटी के लिए अच्छी होगी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होगी, बल्कि उस फैमिली के लिए भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अब जो भी घर में इनकम आ रही है, जो भी पैसे आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे पैसे जो है ना उन 2 बच्चों के ऊपर ही खर्च होंगे, उनकी पढ़ाई पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी डाइट पर, उनके खाने पीने पर, है ना। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एक और फैमिली है जिसमें कि टोटल 5 से 7 बच्चे हैं, तो उस घर में अब जो भी कमाई आती है, जो भी पैसे आते हैं, वो सब के सब डिवाइड हो जाते हैं किसमें, 7 बच्चों में। तो कहने को तो सभी 7 के 7 बच्चे पल रहे हैं, लेकिन उनकी जो आप बोल सकते हो कि जो क्वालिटी है ना लाइफस्टाइल की, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। कि पढ़ाई लिखाई जो है ना उनकी अच्छे स्कूल में नहीं हो पा रही है, खाना खाते तो हैं लेकिन वो खाना सफिशिएंट नहीं होता है, न्यूट्रिशियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना, तो जो भी खाना पीना जो भी हम बोलते हैं कि खाना पीना बनेगा, वो क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन तो गायब हो ही जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी फैमिली ना सिर्फ सोसाइटी के लिए अच्छी है बल्कि ये बात फैमिली के लिए, खुद के लिए भी अच्छी है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे इस बात को समझाने की, इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करती है। नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, टीवी पे ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं, लेकिन लोगों की क्या है, एक मेंटालिटी है कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे घर के लोग इस तरह के टॉपिक के ऊपर खुल के सबके साथ बात नहीं करते हैं। तो कहने को तो वो पर्सन क्या है, वो लोग क्या है, दिखने में हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी सोच है ना वो अच्छी नहीं है। जो खुल के बात नहीं कर सकता है वो सोशली आप बोल सकते हो कि हेल्दी नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सभी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है ना बनाती हैं। इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस बेसिकली कंसेप्ट को समझने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो अब दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज रिक्वायर्ड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो लाइफ के हर एक स्टेज में रिक्वायर्ड होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बट इट इज़ मोर असेंशियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस व्हेन द बॉडी इज ग्रोइंग रैपिडली एंड मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इट। तो वैसे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम बोलते हैं कि ज़िंदगी के हर एक स्टेज में, हर एक एज में इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, लेकिन जब बात आती है किसकी, एडोलेसेंस के पीरियड की, तो इस पीरियड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ ज़्यादा ही असेंशियल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं और इतने तेज़ी के साथ बॉडी बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है कि कहीं ना कहीं ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो पीरियड है ना एडोलेसेंस का, इसी पीरियड में तो आकर के टू बी मोर स्पेसिफिक प्यूबर्टी के पीरियड में ही तो आकर के जो हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इस स्पेसिफिक पीरियड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो, some of the important conditions to maintain good reproductive health during adolescence are given below। अब इस सेशन में, इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है ना, एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू ईट बैलेंस्ड डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड क्या है, अभी हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हाइजीन पे भी ध्यान देना पड़ता है। थर्ड क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये नहीं कि दिन भर मोबाइल पे जुटे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे हैं। नहीं, फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए बच्चों को। इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। कब? एडोलेसेंस के पीरियड में। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी प्यूबर्टी का टाइम आता है तो सबसे पहला चेंज जो कि हमें किसी भी बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर दिखाई देता है वो क्या होता है, उसकी हाइट का इंक्रीज़ होना। ऐसा नहीं कि बच्चे की हाइट जो है ना एडोलेसेंस के पीरियड तक बढ़ ही नहीं रही थी, बढ़ती है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का पीरियड हिट करता है वैसे ही हम बोलते हैं कि हाइट में एक अजीब सा, एक बहुत ही रैपिड इंक्रीज आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ने में क्या होता है, हमारे हाथ पाँव की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो बेसिकली लंबी हो जाती हैं। इसका मतलब क्या कि हाथ पाँव की जो बोन्स है, जो हड्डियाँ हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। और हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती है। तो अगर जो भी आप डाइट लेते हो उस डाइट में अगर कैल्शियम सफिशिएंट नहीं है तो इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण किसको सफ़र करना पड़ेगा? आपकी बोन्स को सफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो जब प्यूबर्टी का पीरियड आता है, बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो इन चेंजेस के दौरान बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर ये रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? हमारी ही होती है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, द फूड विच वी ईट ईच डे मेक्स अप आवर डाइट। जो भी दिन भर में हम खाना पीना खाते हैं वो मिल के क्या बनाता है? हमारी डाइट बनाता है। अ डाइट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल, ग्रेन्स, wheat, rice, pulses, fruits, vegetables, meat, fish, eggs and milk, etc. तो दिन भर में
हम इतनी सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। हम दाल चावल खाते हैं, हम रोटी सब्जी खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम नट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं। The diet which contains the correct amount of each constituent such as carbohydrates, fats and proteins, vitamins and minerals sufficient for the normal growth and development of the body and keep a person healthy is called a balanced diet. अब आप कौन सी डाइट को एक बैलेंस डाइट बोलोगे? एक ऐसी डाइट जिसमें कि सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, खाने के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, सभी के सभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो। इतना करेक्ट अमाउंट हो इन कंस्टिट्यूएंट्स का हमारी डाइट में कि हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो रिक्वायरमेंट क्या हो, फुलफिल हो जाए। तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, है ना। नाम से समझ में आ रहा है। बैलेंस मतलब क्या कि सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं खाने के, जो भी हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? ये सब हम बोलते हैं कि एडिक्वेट या बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी डाइट में प्रेजेंट हो। Every human being at any age needs to have a balanced diet to keep the body healthy. और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यूबर्टी का पीरियड आ रहा है और एडोलेसेंस आ रहा है इसलिए हमको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नहीं, एक छोटे से बच्चे का भी उसके बॉडी, क्योंकि ग्रोथ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रोथ तो हम बोलते हैं कि बॉडी की होती जा रही है, डेवलपमेंट होता ही जा रहा है, तो हर एक एज में हम बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा टीवी पे कि बच्चे को खाना तो खिला दिया, है ना, बच्चे का पेट कितना होता है? एक मुट्ठी भर होता है, तो बच्चे को आपने खाना तो खिला दिया, लेकिन क्या बच्चे की बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए है वो न्यूट्रिशन आपने दिया? क्यों? क्योंकि बच्चे का पेट तो बहुत छोटा सा होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, वो बहुत जल्दी से भर जाता है। तो जो भी आपने खाना खिला, मतलब बच्चे का पेट भरना बड़ा आसान है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही खाना उसको लगेगा, लेकिन क्या इस थोड़े से खाने में सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हुए हैं? पूरा का पूरा न्यूट्रिशन गया है कि नहीं गया है? ये हम बोलते हैं कि मम्मियों के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात होती है कि आखिर हम अपने बच्चे को किस तरीके से जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए है वो कैसे उसको सप्लाई करें। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा सा, उसका पेट छोटा सा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि चाहे वो कोई भी एज क्यों ना हो, हर एज में बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट होती है। It is all the more important to eat balanced diet containing the right kinds of foods during adolescence because a rapid growth and development of the body takes place during this period. तो क्योंकि बॉडी की रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? एडोलेसेंस के पीरियड में हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रॉपर आप बोल सकते हो कि एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैलेंस डाइट हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एडिक्वेट नरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर रैपिड ग्रोथ। तो सीधी सी बात है, हमारे बॉडी में, यानी कि जब एडोलेसेंस आता है तो बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। मसल्स हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, बोन्स हम बोलते हैं कि ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं बॉडी की, उसको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ एडोलेसेंट्स सो एज टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स आर। अब आपने कभी सोचा है कि नेचर से हमको इतनी सारी जो वैरायटी मिलती है फूड आइटम्स की, ये आखिर क्यों मिलती हैं? कि अगर हम बात करें पल्सेस की, तो केवल एक टाइप की दाल भी तो हो सकती थी। हम बोलते हैं कि अकेले तुअर की दाल हो जाती, ये मसूर की दाल क्यों होती है ना, ये अरहर की दाल क्यों होती है, अलग अलग पल्सेस क्यों हो रही हैं? या अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्रूट्स की, तो केवल एक या दो टाइप के फ्रूट्स भी तो हो सकते हैं ना, इतने सारे टाइप के फ्रूट्स क्यों होते हैं? अगर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स भी हम बोलते हैं कि इतने सारे क्यों होते हैं, वैरायटीज़ हमें क्यों दिखाई देती है? एक या दो वैरायटी से हम काम क्यों नहीं चला सकते? वो इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि केवल एक टाइप के फूड को खाने से वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकती है। आपको सभी की सभी वैरायटीज़ अपने खाने में शामिल करनी पड़ती है। So the diet of adolescents should include food items made from cereals like wheat and rice, which provides carbohydrates for energy. तो बेसिकली हमें अपनी डाइट में क्या करना चाहिए? सीरियल्स को, यानी कि अनाज को शामिल करना चाहिए, चावल खाना चाहिए, दाल, बेसिकली गेहूं वगैरह खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। द फूड आइटम्स लाइक चपाती, रोटी, ब्रेड, पूड़ी, जो कि गेहूं के आटे से ही बनती है, एंड कुक्ड राइस एंड इट्स प्रिपरेशंस लाइक डोसा, इडली, बिरयानी एक्सेट्रा प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी।
मुद्दा ये है कि कार्ब्स हमको हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। आप खुद सोचो, हमें दिन भर में इतने सारे काम करने होते हैं और सभी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से ही आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हो, कार्ब्स कौन कौन से फूड आइटम्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कोई एक्सोटिक चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है ना कि आप ये वाला एक्सोटिक फूड आइटम खाओ, ये वाला फ्रूट खाओ, ये वाला वेजिटेबल खाओ, नहीं। जो हमारे स्टेपल फूड है, जो कि कोई भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है, उन्हीं फूड आइटम्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। रोटी खाओ, पूड़ी खाओ, ब्रेड खाओ, है ना। इसके अलावा चावल खाओ, ये चावल वगैरह से बनने वाली जो जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, बिरयानी हो गया, पुलाव हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब हमें खानी चाहिए ताकि हमें कार्ब्स मिलेंगे और इन कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। फिर इसके बाद में शुगर, गुड़, और हम बोलते हैं कि जो शक्कर है वो भी कार्ब्स कैरी करते हैं और उनसे भी एनर्जी मिलती है। The diet of adolescents should include fats which also give us energy। अब फैट्स का नाम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिप्स खाना शुरू कर देंगे, हम फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि फैट्स भी जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा फैट होता है और एक बैड फैट होता है। तो जितने भी हमारी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं ना, उन सब में जो फैट है वो अच्छा वाला नहीं होता है। हमें तो क्या चाहिए है, हमारी बॉडी में एक अच्छा वाला फैट चाहिए है ताकि उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी कैसा हो, प्रॉपर हो। तो हम बोलते हैं कि देसी घी में जो बात है ना, वो कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी ऑयल वगैरह कंज्यूम करना है तो प्रेफरेंस हमारी किसको होनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, देसी घी को देनी चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फूड आइटम्स जो कि हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, जो कि हमें क्या करते हैं, फैट सप्लाई करते हैं, तो बटर हो गया, घी हो गया। कुकिंग ऑयल्स भी हमारे कौन से, ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली का तेल, मस्टर्ड यानी कि राई का तेल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, वनस्पति घी, ग्राउंडनट्स एंड फैटी मीट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को क्या सप्लाई करती हैं, अच्छे वाले फैट्स सप्लाई करती हैं। तो बॉडी में हम बोलते हैं कि फैट की भी इम्पॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में द डाइट ऑफ एडोलेसेंट्स शुड इंक्लूड फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। तो प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हम बोलते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं बाल, अरे भाई अगर आप अपने बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दोगे तो बाल तो झड़ेंगे ही ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोटीन रिच फूड सबसे बढ़िया क्या होता है, पल्सेस, हमारी दालें बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। मटर हो गया, बीन्स हो गया, है ना, पनीर। कुछ बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मत पियो दूध, पनीर खा लो। फिर इसके बाद में गर्ड भी हम बोलते हैं कि एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। या अगर दूध पनीर कुछ पसंद नहीं है तो कम से कम एग्स ही खा लो। जो लीन मीट है, लीन मीट मतलब क्या, जिसमें कि फैट नहीं होता है, ठीक है। देखो नॉनवेज फूड हम बोलते हैं कि देखा जाए तो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि नॉनवेज फूड में ना फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा, या हम बोलते हैं कि बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, प्रोटीन वगैरह भी हम बोलते हैं कि मिलता है, लेकिन फैट भी कुछ ज़्यादा ही हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसीलिए अगर प्रोटीन की बॉडी में रिक्वायरमेंट हो रही है तो सबसे बढ़िया क्या है, फिश जाकर के कंज्यूम कर लो। फिश हम बोलते मतलब ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। वेजिटेरियंस तो हम बोलते हैं कि अंडा, पनीर, मतलब पनीर, दाल वगैरह ये सब खा सकते हो ना। नॉन वेजिटेरियंस की मैं बात कर रही हूँ कि जो बच्चों को नॉन वेज पसंद होता है वो मीट या चिकन को प्रेफर ना करें, वो किसको प्रेफर करें, फ़िश को प्रेफर करें, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि फ़ैट बहुत कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद में मिल्क एंड ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली वगैरह, दूध में भी हम बोलते हैं कि यानी कि जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो इस बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो सप्लाई करना पड़ेगा ना। फिर विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी हम बोलते हैं कि इंक्रीज होती है। अब विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। कई बार आपने सुना होगा कि फाइबर्स की बॉडी में कमी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, फाइबर रिच होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सपोज हम बोलते हैं कि जब ये जो प्यूबर्टी का पीरियड आता है ना, इस समय हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कुछ लड़कियों के में कम हो जाता है। क्यों कम होता है, हमने अभी अभी सीखा है कि प्यूबर्टी के पीरियड में मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या
कि ब्लीडिंग होगी, यानी कि खून जो है ना बॉडी के बाहर निकलेगा। अब खून बाहर निकल रहा है बॉडी के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खून की क्या हो जाए, कमी हो जाए बॉडी में। अब अगर खून की कमी हो गई, इसका मतलब क्या, एनीमिया हो गया। और इस एनीमिया के कारण हम बोलते हैं कि बहुत सीवियर आप बोल सकते हो कि क्लिनिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में प्यूबर्टी में, कि हर एक न्यूट्रिएंट की, हर एक कंपोनेंट की, फूड कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब कुछ नहीं तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि आयरन रिच डाइट लड़कियां ले रही थी, लेकिन अचानक से हुआ क्या, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गए, पीरियड स्टार्ट हो गए, तो अब हम बोलते हैं कि खून की कमी हो रही है। तो खून की कमी होने के कारण अब क्या करना पड़ेगा, आयरन डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। तो आयरन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वही हम अलग अलग फ्रूट्स को खा सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि बीटरूट है, बीटरूट हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, आयरन का। इसके अलावा जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। जो मुनक्का है, जो किशमिश है, वो भी क्या है, एक बढ़िया सोर्स होता है आयरन का। बोला जाता है कि रात भर जो है ना मुनक्का पानी में भिगो दो और सुबह उठ करके वो पानी पी जाओ और मुनक्का खा जाओ, तो आयरन का जो लेवल है वो एकदम शूट कर जाता है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद में खजूर वगैरह हैं, खजूर खाने चाहिए, अनार खाने चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के नेचर ने हमें इतने सारे वैरायटीज़ दी हैं फ्रूट्स की, फलों की, सब्जियों की। उन सभी चीज़ों को खा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में गुड़ भी हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सोर्स होता है किसका, आयरन का। फिर इसके बाद में गूसबेरी मतलब कि आंवला कहने को तो हम बोलते हैं कि काफ़ी खट्टा लगता है, लेकिन ये जो खट्टा आंवला है ना, ये भी हम बोलते हैं कि एक अच्छा सोर्स होता है किसका, आयरन का। हाँ, जो हमारे नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मीट को खाने से बढ़िया आयरन जो है ना बॉडी में मिल जाता है। फिर इसके बाद में विटामिन सी की अगर बॉडी में हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट हो रही है, हम बोल रहे हैं कि चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत एक्ने हो रहे हैं, है ना, क्यों हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर से लेकर के हम क्या करेंगे, विटामिन सी की जो बेस क्रीम्स होती हैं, जो लोशंस होते हैं, वो हम जो है ना अपने चेहरे पे लगाएंगे। अरे सबसे बढ़िया क्या है, इस विटामिन सी को आप खा लो। क्रीम या लोशन नहीं खाने हैं, वो वाले फ्रूट्स खाने हैं, वो वाले सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं जो कि विटामिन सी में बहुत बढ़िया रिच होते हैं। तो हम बोलते हैं कि मौसमी खा लो, संतरे खा लो, नींबू खा लो, जितनी भी हमारी बेरीज़ हैं, है ना, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, इन सबको आप खाओ। गुआवा यानी कि जो अमरूद है वो खाओ। तो पहली बात तो ये कि जो भी वेराइटीज़ आपको नेचर ने दी है ना, उन वेराइटीज़ की आप कद्र करो। फिर इसके बाद में दूसरी चीज़ ये कि जो भी सीजनल फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, उनको भी कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो भी आम के मौसम में आम खाओ, सर्दियों के मौसम में गाजर आती है, गाजर में हम बोलते हैं कि विटामिन ए बढ़िया होता है, और इस विटामिन ए से क्या होता है, जो आईसाइट है वो अच्छी हो जाती है। अधिकतर क्या होता है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो स्क्रीन पर, टीवी पर, मोबाइल स्क्रीन पर जो है ना जुटे रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो आईसाइट है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस कमज़ोर आईसाइट को दूर करने के लिए विटामिन ए रिच जो फूड आइटम्स हैं वो कंज्यूम करना चाहिए, है ना। तो गाजर सबसे बढ़िया सोर्स है। ऐसा बोला जाता है कि अगर लगातार 2 से 3 महीने डेली बेसिस पर बिना कोई गैप करे गाजर का जूस रोज़ 1 गिलास अगर लिया जाए तो 2 से 3 महीने में जो चश्मा है ना वो हट जाता है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि चश्मा हमें पहनना ही ना पड़े, हमारी आंखें बिल्कुल क्या हो जाए, स्वस्थ आंखें हो जाएं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि बॉडी में अच्छा, जो विटामिन सी है वो ना सिर्फ हमारी स्किन को अच्छा करता है, बल्कि बॉडी में कई तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, उन इन्फेक्शंस से लड़ने का भी हम बोलते हैं कि काम करता है। जब भी कभी भी इन्फेक्शन होता है, सपोज कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो यूरिन इन्फेक्शन में स्पेशली बोला जाता है कि खट्टी चीज़ों का सेवन करा जाए, विटामिन सी वाली जो फ्रूट्स हैं उनका सेवन किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हुआ है ना, इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे बढ़िया कौन होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मिल्क हम बोल सकते हैं कि बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मिल्क हम बोलते हैं कि एक इतना इम्पॉर्टेंट एक आप बोल सकते हो कि फूड आइटम है जिसको कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कि अगर बच्चा बोल रहा है कि उसको मिल्क अच्छा नहीं लगता, दूध अच्छा नहीं लगता, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं बेटा, दूध पीना बंद कर दो। नहीं, अगर मिल्क अच्छा नहीं लग रहा है तो मिल्क के जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ, मठा,
इन सबको पीना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी फॉर्म में मिल्क बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, एक इन्फेंट की, एक न्यूबॉर्न बेबी की, एक नवजात की, तो एक जो नवजात शिशु होता है वो तो सिर्फ क्या करता है, मिल्क पर ही डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं कि पैदा हुआ नहीं कि उसको जो है ना हम खाना खिलाना शुरू कर देते हैं कि दाल पिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, नहीं। 6 महीने तक तो यही बोला जाता है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मिल्क है ना, वही क्या है, उसका एक कंप्लीट फूड है। तो कुछ इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि मिल्क हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो milk contains a lot of calcium mineral which is necessary for making healthy bones of the growing adolescents. Our Indian meal of roti or rice, pulses and vegetables is a balanced meal. हमारी जो इंडियन मील है, जो हमारी थाली होती है ना, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ होता है, ये क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील है। Milk is a balanced food in itself. For infants या small babies, mother's milk provides all the necessary nourishment which they need. तो कई घरों में ये मान्यता होती है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको शहद चटाना शुरू कर देते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि जो उसको माँ का दूध मिल रहा है ना, वो उसके लिए सही सफिशेंट होता है। और 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क ही मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, पानी दे सकते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा होने लगता है ना, मेहनत करता है, बैठता है और पलटता है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल शायद ना हो पाए। तो डॉक्टर की परमिशन से आप बच्चे को 6 महीने तक के बच्चे को पानी दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा खाने पीने की एक भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। चिप्स एंड पैक्ड फूड, स्नैक्स होते बहुत टेस्टी हैं, should never be taken in place of regular meals because chips and other such snacks do not have adequate nutritional value. कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, लेकिन बाहर हमको इतना टाइम लग जाता है कि भूख लगने लगती है और हमारे पास घर का खाना होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं मार्केट से ही कुछ हम चुटपुट जो है ना स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो समोसा खा लिया, या पाव भाजी खा ली, या चाउमीन खा लिए, नूडल्स खा लिए, मंचूरियन खा लिया, और हमें लगता है कि बस अब तो काफ़ी है, यानी कि हमारा जो दिन वाला जो मील है ना, जो लंच हमारा, वो स्किप हो जाता है। स्किप क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ स्नैक्स खा लिए। तो उन स्नैक्स को देखो, कहने में तो क्या है कि वो स्नैक्स काफ़ी टेस्टी होते हैं और उन चीज़ों को खा करके हमारा पेट भी भरता है। ऐसा नहीं कि हम भूखे रहते हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो फुलफिल हो पाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इवन हम बोलते हैं कि इन जंक फूड आइटम्स में क्या होता है, बेवजह के अनवांटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो एक पूरा जो मील स्किप हुआ है ना, उस मील के कारण आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं उस एक पर्टिकुलर डे में। तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद जो है ना जंक फूड खाना, स्नैक्स वगैरह खाना हम बंद ही कर देंगे, लेकिन जितना हो सके उतना इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करो। पोर्शन साइज जो है ना आप कम कर दो। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आज हम लंच नहीं करेंगे, आज हम 3 समोसे खाएंगे, तो नहीं, एक ही समोसा खाओ, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपका जो कंप्लीट मील है वो भी आप साथ में लो। तो स्नैक्स के नाम पे आपने समोसा भी खा लिया और मील के हेल्प से आपने क्या किया है, जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की न्यूट्रिशन की, वो भी आपने एट द सेम टाइम पूरी कर ली है। फिर इसके बाद में सिमिलरली अदर जंक फूड सच एज बर्गर्स, नूडल्स, वेजिटेबल्स, कटलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है ना हमारी डाइट को बैलेंस डाइट नहीं बनाती हैं। बस ये है कि ये सभी चीज़ें हमें खाने में टेस्टी लगती हैं, डिलिशियस लगती हैं, इसलिए इनको हम खा लेते हैं। हालांकि पेट तो इनसे भर जाता है, लेकिन बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। किसके लिए? स्पेशली हमारे एडोलेसेंट्स के लिए। सो कीपिंग आवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। तो हम अपने बॉडी को जब साफ सुथरा रखते हैं, एकदम क्लीन रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? पर्सनल हाइजीन। द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस is necessary for adolescents for preventing diseases and keeping good health। तो ये तो समझ में आ गया कि अपनी बॉडी को साफ रखना क्या है, पर्सनल हाइजीन है। लेकिन इस पर्सनल हाइजीन से हमें क्या मिलने वाला है? तो जो एडोलेसेंट्स है ना, वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो हेल्थ तो हम बोलते हैं कि अच्छी हो ही जाएगी ना। फिर द adolescents कैन मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस।
अब ये समझ में आ गया कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि हम जो है ना अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से, गुड हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साफ़ सफाई रखेंगे तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे, और अगर इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी बनी रहेगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें तो करें कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात लिखी जा रही है कि एडोलेसेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स should take bath regularly at least once every day. Though having bath is good for everyone, it is more necessary for adolescents or teenagers because the increased activity of sweat glands and oil glands sometimes makes the body smelly. देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिन में एक बार तो जो हमारे टीनेजर्स हैं या जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनको नहाना तो चाहिए ही है ना। यहाँ पे क्यों ये नहाने वाली बात मेंशन करी गई है, इसलिए करी गई है क्योंकि जो हमारे एडोलेसेंट्स होते हैं, जो हमारे टीनेजर्स होते हैं ना, आप ही के एज ग्रुप के बच्चे, इनके ना रोज़ के नए बहाने होते हैं कि आज हमको क्यों नहीं नहाना है, कि आज तो हम बाहर गए नहीं तो हम नहीं नहाएंगे, या आज हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं स्कूल नहीं जाना है, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना है, तो फिर हम क्यों ना हैं, या मम्मा आज तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड लग रही है और ऐसे अगर ठंडे वाले मौसम में हम नहा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हम नहीं नहाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सभी के नए नए जो है ना बहाने हमेशा खड़े रहते हैं कि आज हम क्यों नहीं नहाना चाहते या आज हम क्यों नहीं नहाएंगे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हम बोलते हैं कि इन्हीं लोगों के लिए है नहाना। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है ना कि ये जो प्यूबर्टी वाला पीरियड होता है, इसमें हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही आप बोल सकते हो कि इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। पसीना तो ऐसा नहीं है, सभी को आता है, एक बच्चे को भी आता है, एक टीनेजर को भी आता है, एक एडल्ट को भी आता है, बुज़ुर्गों को भी पसीना आता है। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी, टीनेजर्स की, एडोलेसेंट्स की, तो इनका जो पसीना है वो कुछ ज़्यादा ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड है ना उसकी एक्टिविटी कुछ इंक्रीज़ हो गई है। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो हमने बात भी करी है पिंपल्स की और एक्ने वगैरह की, है ना, कि जो हमारी ऑयल ग्लैंड होती है, जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उनका सेक्रेशंस भी कुछ बढ़ जाता है ना, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सीबम यानी कि जो ऑयल वगैरह है वो भी कुछ ज़्यादा ही निकलने लगता है, और ये ऑयल हम बोलते हैं कि हमारी स्किन के पोर्स में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, और वहाँ पे हम बोलते हैं कि डेड स्किन सेल्स भी आकर के जम जाते हैं स्किन पोर्स पर, जिसके कारण वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और वहाँ पे पिंपल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं, और जब ये पिंपल्स फट जाते हैं तो वहाँ पे एक्ने हो जाता है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप अपनी बॉडी को साफ रखो, डेली बेसिस पे नहाओ, तो बॉडी में जो भी एक्सेस स्वेट निकल करके आ रहा है या जो भी एक्सेस ऑयल निकल करके आ रहा है, आप उसको अपनी बॉडी से क्या कर दोगे, दूर कर दोगे, है ना। अगर नहाते नहीं हैं हम तो क्या होता है, ये एक्सेस स्वेट, पसीना, ऑयल वगैरह ये सब हमारी बॉडी पे चिपका रहता है, जिससे कि बॉडी क्या हो जाती है, बदबू आने लगती है बॉडी से, यानी कि स्मेली बॉडी हो जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये लिखा गया है कि देखो यहाँ पे दो हैविंग बाथ इज गुड फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, ऐसा नहीं कि नहाना जो है ना सिर्फ हमारे टीनेजर्स को ही पड़ता है, बाकी अगर लोग नहीं भी नहाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पेशली हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं, क्योंकि इनके बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कई बार शरीर से बदबू आने लगती है। बेदिंग रिमूव्स द स्वेट, ऑयल एंड डर्ट एक्सेट्रा एंड क्लीन्स द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, पूरे टाइम तो आप घर में रहोगे नहीं, है ना, पढ़ता लिखता तो पूरे टाइम कोई इंसान है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई करने के बाद में हम खेलने भी जाते हैं, है ना, बच्चे खेलने भी जाते हैं, तो खेलने कहाँ जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर निकलोगे तो धूल मिट्टी तो बॉडी पे चिपक ही जाएगी। तो जब हम नहाते हैं तो ना सिर्फ स्वेट बॉडी से निकलता है, ना सिर्फ ऑयल बॉडी से, एक्सेस ऑयल बॉडी से निकलता है, बल्कि जो धूल मिट्टी चिपकी होती है ना वो भी निकल जाती है। ड्यूरिंग बेदिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह धोकर के आ गए, या अगर खेलने गए थे तो सिर्फ पाँव धोकर के आ गए, हाथ धोकर के आ जाए। हर एक बॉडी पार्ट को प्रॉपरली वॉश करना, क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि सभी को फॉलो करनी चाहिए है। फिर एडोलेसेंट गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब पीरियड्स का टाइम आता है उस समय लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि लड़कियों में ही मेंस्ट्रुएशन होता है, तो जब भी पीरियड्स का
टाइम आता है वो 5 से 6 दिन या 3 से 5 दिन, उन स्पेशल डेज में बॉडी का कुछ स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशल ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके। द गर्ल्स शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 28 से 30 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो लड़कियों को उनके लिए रिकॉर्ड रखना आसान होता है कि पिछले महीने इस डेट में पीरियड्स आए थे, तो नेक्स्ट मंथ इसी डेट के आसपास 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 2 दिन बाद जो है ना, इन्हीं डेट्स में नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आएंगे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ, अब जो है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है, तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। प्लस ये कि आपके पास एक जनरल आइडिया रहता है कि हाँ, प्रॉपर्ली पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही रहे। हो सकता है कि 1 महीने हो गया, फिर इसके बाद में 2-3 महीने का गैप आ गया, या 6 महीने का गैप आ गया, या कभी कभी तो हम बोलते हैं कि 1 साल का गैप भी आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा खासा शुरू हुआ था तो ये बीच में गायब क्यों हो गया। ये गायब होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो फिर आप किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर की आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जब हम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं ना पीरियड्स का, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हमको पता होता है कि कब जो है ना नेक्स्ट साइकिल जो है ना आने वाली है। प्लस ये भी चीज़ है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ, पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं है। सो इफ़ पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दीज इन्फेक्शंस कैन मेक अ पर्सन इल एंड स्पॉइल गुड हेल्थ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो हम बोलते हैं कि वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही हम बोलते हैं कि अपने आप उसके पास क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है ना। तो उंगली डाल करके, फिंगर इंसर्ट करके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से ही वो वाला एरिया जो है ना वॉश करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्यूबर्टी के पीरियड में प्यूबिक हेयर भी हम बोलते हैं कि डेवलप हो जाते हैं। तो ऑलरेडी उस रीजन में क्या है, प्यूबिक हेयर है। तो इसके कारण हम बोलते हैं कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पे भी स्वेट यानी कि पसीना आ जाता है। और अगर वहाँ से स्वेट जो है ना हटाया नहीं गया, तो फिर वहाँ पे हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, और इस ग्रोथ के कारण हम बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये बात एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल है और एडोलेसेंट बॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। इसीलिए अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि बॉडी के हर एक पार्ट को क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पसीना तो हर बॉडी पार्ट में आ रहा है ना, तो सिर्फ मुंह धो करके या हाथ पांव धो करके काम नहीं चलेगा। फिर इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी पीरियड्स का टाइम आता है, उस समय जो वजाइनल रीजन है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं ना, वो कब देखने को मिलते हैं, इसी पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पर ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होती है ना। तो क्योंकि उस समय आप बोल सकते हो कि वजाइना की जो कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी रहती हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब्स है, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया है, वो उसी समय वजाइना पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे अटैक करते हैं। तो इसीलिए स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज इन्फेक्शंस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और ये इन्फेक्शंस क्या कर सकते हैं, बच्चे को बीमार कर सकते हैं और गुड हेल्थ को स्पॉइल कर सकते हैं। चलो, फिर इसके बाद में तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। अब एक और थर्ड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। ये थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एडोलेसेंट्स, है ना। एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पूरे टाइम फ़ोन पे बैठे रहना, है ना, गेम के नाम पे कोई आउटडोर गेम नहीं खेलना, ना कोई इंडोर गेम खेलना, बल्कि कंप्यूटर या मोबाइल के पे हम बोलते हैं कि गेम्स खेलना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एडोलेसेंट्स इज़ an activity requiring physical effort which is carried out for the sake of health and fitness। ठीक है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज में होता क्या है,
ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि फिजिकल एफर्ट जो है ना रिक्वायर्ड होता है, कि अगर आपको क्या करना है, सपोज दौड़ना है तो दौड़ने में आपकी मेहनत लगेगी नहीं लगेगी। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो रैकेट से जो शटल कॉक है उसको स्ट्राइक करने में आपके हैंड की, आपके हाथों की स्ट्रेंथ लगेगी कि नहीं लगेगी। फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल को किक करने के लिए आपकी जो पैरों की जो स्ट्रेंथ है वो इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के फिजिकल एक्सरसाइजेस क्या हैं, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, इन्वॉल्व होता है, यूज़ किया जाता है। All the adolescent boys and girls should do physical exercise such as brisk walking, jogging या running, swimming, cycling, dancing and playing outdoor games like hockey, football, badminton, basketball, etc. और any other type of exercise regularly। सीधी सी बात है, आजकल हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का जो, देखो दो टाइप के लोग हैं आज की दुनिया में। पहले तो वो जिनको एक्सरसाइज से कोई भी मतलब नहीं है, वो दिन भर जो अपना घर पे ही जो है ना गुजारते हैं। और दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो कि अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं, है ना। उनको ये चीज़ पता है, वो अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट हैं कि अगर हमने एक्सरसाइज नहीं करी तो प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं कि हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स ना हो, किसी भी तरह के हार्ट की इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए या ज़्यादा जो है ना वज़न ना बढ़ पाए, इसके लिए लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लोग जो कि ऑलरेडी क्या है अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको किसी को समझाना नहीं पड़ रहा है, ना ही उनको कोई पुश करने के लिए आ रहा है कि नहीं नहीं आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप जो है इतने सजग हैं, इतने अवेयर हैं कि वो अपने आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन स्पेशली हमारे टीनेजर्स जिनका अधिकतर टाइम कहाँ जाता है, फ़ोन पर ही जाता है या कंप्यूटर पे ही जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी के सभी जो हमारे टीनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, बस गेम ही खेलते रहते हैं, नहीं, पढ़ाई भी तो आजकल जो है ना सब कुछ ऑनलाइन ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो कि 24 आवर्स का जो मैक्सिमम टाइम है वो बच्चे क्या करते हैं, घर पे ही स्पेंड करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, उनकी फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस को अटेन करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। घर से निकलना ही बच्चों का बंद हो गया है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी न किसी टाइप की, किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। आपको जो पसंद हो, अगर आपको वॉक पसंद हो आप वॉक कर लो, रनिंग पसंद हो, जॉगिंग करना पसंद हो तो जॉगिंग कर लो। कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट खेलना तो हर लड़के को अच्छा लगता है ना। अगर बास्केटबॉल खेलना पसंद है, टेनिस खेलना पसंद है, जो भी आपको पसंद का आपका स्पोर्ट हो, आप उसको जो है ना खेल सकते हो। मुद्दा ये है कि आपको क्या करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर आपको परफॉर्म करना ही है। फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना चाहिए, लेकिन जब तक हमें फिजिकल एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस ना पता हो, ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमें किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं पता होता है ना, तब तक उस चीज़ को हम अपनाते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी पसंद हो आपको आउटडोर गेम्स वो आप कर सकते हो, है ना, खेल सकते हो। किसी भी तरह से आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है डेली बेसिस पे। लेकिन क्यों करना है, फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना, स्पेशली हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो योगा की तरफ जो है ना ज़्यादा उनका झुकाव होता है। तो योगा देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि क्या हाथ पाँव ही तो मोड़ने हैं हमें, और क्या करना है, ब्रीदिंग को जो है ना कंट्रोल करना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। तो देखने में ऐसा लगता है कि योगा से तो क्या ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। योगा के भी अपने अलग सिग्निफिकेंस हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहाँ पे परफॉर्म की जाती है ना, उन ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो लंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं खुली हवा में, तो ये जो फ्रेश एयर है ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती हैं, और जिससे के कारण हमारे जो लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ना मूड बहुत ही ऑफ होता है, ऐसा लगता है कि ये हम जी ही क्यों रहे हैं, एकदम बेवजह जी रहे हैं, एकदम बोरिंग फील होता है, कभी कभी दिन एकदम डिप्रेशन फील होता है। और उसी समय सपोज हम बोलते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड आ गया या हमारा कोई छोटा भाई बहन आ गया कि भैया दीदी हमारे साथ खेलो, या चल भाई खेलते हैं, चल बहन खेलते हैं, तो हम जो है ना खेलने निकल जाते हैं। तो जब हम खेल के वापस आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड है ना वो अच्छा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी हमारी मतलब वैसे भी बोर अगर हो रहे हो और अगर कुछ करने के लिए मिल जाए तो बोरडम तो हम बोलते हैं कि वैसे भी गायब हो जाता है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ किसकी? एक फ्रस्ट्रेशन की, एक डिप्रेशन की, जो कि कभी कभी हम बेवजह ही फील करते हैं। बेवजह हम फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि प्यूबर्टी के टाइम पे हॉर्मोन्स का लेवल इतना ऊपर नीचे होता है, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि डिप्रेशन अपने आप आ जाता है। इसमें हमारी गलती नहीं होती है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मूड बहुत ऑफ है, हम किसी बात से किसी से नाराज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम खेलने निकल जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने हम निकल जाते हैं तो अपने आप जो है ना हमारा मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जितनी भी हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है ना हमारे दिमाग के अंदर, वो पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन हम जाकर के निकाल देते हैं कहाँ? खेलने में। प्लस जब हम किसी भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना तो गुड हार्मोन्स या पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, हाँ टू बी मोर स्पेसिफिक, हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, नाम ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे? हमारे मूड को हैप्पी कर देंगे, हमें हैप्पी कर देंगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चिड़चिड़े से बने रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे तो मेंटल हेल्थ तो खराब होगी ना। और वहीं आप क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ रोज किसी ना किसी फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पूरा का पूरा जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उस एक्सरसाइज पे निकाल दो। प्लस उस एक्सरसाइज के बाद हम बोलते हैं कि जो हैप्पी हार्मोन्स जो है ना बॉडी में रिलीज होंगे, उनसे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? आपका मूड क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ जो है वहाँ पे खराब नहीं होगी, इनफैक्ट इंप्रूव ही होगी। नाउ फिजिकल एक्सरसाइज प्रोटेक्ट्स अबाउट बॉडी फ्रॉम हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। देखो सीधी सी बात है, सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो क्या है? मोटापा है, ओबेसिटी है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी वेट जितना होना चाहिए उतना ही मेंटेन करना है, अपने बॉडी के अंदर रखना है। जो एक्सेस फैट, जो एक्सेस आप बोल सकते हो कि जो मांस लटक जाता है अपनी पूरी बॉडी पर, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। बोलते हैं कि मोटापा क्या है? सभी बीमारियों का घर है। तो जब मोटापा होता है तभी हम बोलते हैं कि हार्ट पर जो है ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल बॉडी वेट है किसी पर्सन का तो उसके बॉडी के सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो प्रॉपरली काम करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, जितना होना चाहिए नॉर्मल बॉडी वेट उससे कहीं ज़्यादा है, डबल है या ट्रिपल है। इसके कारण क्या होगा? जो हमारे हार्ट होगा ना उस पर ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल बॉडी वेट से वज़न बढ़ जाता है तो अब उस हार्ट को, उस छोटे से हार्ट को बढ़े हुए वज़न में ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब क्या? मेहनत डबल करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो ना, आपके ऊपर अगर किसी ने 1 किलो वज़न रख दिया है तो आपको इतना भार फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर 10 किलो वज़न जो है ना एडिशनल डाल दे तो आपके ऊपर एक भार तो फील होगा ना, आप एक दबाव में तो आ जाओगे ना। तो ये दबाव जो है ये कहाँ पड़ता है? हार्ट पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अब इतना ज़्यादा हो गया है बॉडी वेट कि उस बढ़े हुए इंक्रीज बॉडी वेट को क्या करना है? अब ब्लड सप्लाई करना है। तो अब जो है ना हार्ट काम तो करेगा, ऐसा नहीं कि हार्ट काम करने से मना कर देगा, करेगा, लेकिन अब जो है ना वो प्रेशर में आकर के काम करेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर जैसे जो है ना चीज़ें दिखाई देती हैं, सामने आती हैं। डायबिटीज़ भी हम बोलते हैं कि उसी के कारण होती है। सीधी सी बात है, अगर हम डेली बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो मोटापा नहीं आएगा, और अगर मोटापा नहीं आएगा तो डायबिटीज़ नहीं होगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी हार्ट डिसीज़ नहीं होगा। प्लस हम बोलते हैं कि लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीसीओडी के लिए हम बोलते हैं कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो यही बोलते हैं कि दवाई हम लिख करके दे देंगे, लेकिन पीसीओडी को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक्सरसाइज करो, वज़न कम करो। क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तभी हम बोलते हैं कि पीसीओडी सामने आता है, और जैसे ही वज़न कम होगा अपने आप पीसीओडी चला जाएगा। खैर, फिर इसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज बिल्ड्स एंड मेंटेन्स हेल्दी मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है ना, हमारी पूरी बॉडी क्या है? एक मशीन ही तो है। अब इस मशीन को आप जितना चलाओगे ये मशीन उतने अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करेगी। तो जब भी हम खेलते कूदते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स, वो सब क्या करते हैं? उस एक्सरसाइज में आप बोल सकते हो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये सब क्या हो जाते हैं? अच्छी, आप बोल सकते हो कि इनकी बिल्डअप अच्छी हो जाती है, ये अच्छे मेंटेन रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज आर एफिशिएंसी इन स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड वर्क। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे खेलते कूदते ज़्यादा हैं, किसी ना किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी होती है ना पढ़ाई को लेकर के, काम को लेकर के या खेल कूद को लेकर के, वो एफिशिएंसी उनमें ज़्यादा होती है।
ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव्स द जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड मेक्स अ पर्सन फील हैप्पियर। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के। आई होप सभी को समझ में आए होंगे। चलो अब हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट की, जो कि हम कंसिडर करते हैं किस चीज़ के लिए, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये क्या है? नो ड्रग्स फॉर एडोलेसेंट्स। ड्रग्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि जब बॉडी में जब लिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? टेकन इनटू द बॉडी, change the function of the body, influence the mind and sometimes even change the behavior of the person। यानी कि ड्रग्स क्या हैं? ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम जब भी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको जो है ना चेंज कर देते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और प्लस कभी कभी तो हम बोलते हैं कि अगर ड्रग्स की क्या हो गई है, लत ही लग गई है, तो पर्सन का जो बिहेवियर है वही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स आर हेरोइन, कोकेन, एल्कोहल, पैरासीटामोल एंड पेनिसिलिन। ठीक है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं ड्रग्स के? हेरोइन है, कोकेन है, एल्कोहल। एल्कोहल भी क्या है भाई? एक ड्रग ही तो है। पैरासीटामोल, आप बोलोगे कि मैम पैरासीटामोल तो बुखार की दवाई होती है, एंटीपायरेटिक ड्रग है ये तो, है ना, तो फिर ये ड्रग कैसे हो सकती है? अरे बिल्कुल होती है। कुछ लोगों को पैरासीटामोल की ही लत लग जाती है। सीधी सी बात है, जितने भी हमारे ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? एडिक्शन कॉज करते हैं, यानी कि इनकी लत लग जाती है। तो कुछ लोगों का ये रहता है कि बीमार हुए थे और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही क्रॉनिक बीमारी थी, जिसके कारण कई दिनों तक पैरासीटामोल जो है ना खानी पड़ी। तो उस पैरासीटामोल की लोगों को क्या लग जाती है? लत लग जाती है। अब उनका ये है कि उनकी बीमारी ठीक भी हो गई है, वो ठीक भी है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे? पैरासीटामोल खाएंगे डेली बेसिस पे, ताकि अच्छी नींद आए, थकान फील ना हो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल क्या है? एक केमिकल है जिसका एडिक्शन हो जाता है। कब? जब डेली बेसिस पे पैरासीटामोल को लिया जाए। फिर इसके बाद में अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कैसे कर सकते हैं? तो या तो इनको हम निगलते हैं, स्वालो करते हैं, या इनको हम इनहेल करते हैं, इनको हम सूंघते हैं, है ना, या कभी कभी इनको हम क्या कर सकते हैं? सीधे अपनी बॉडी में जो ब्लड है ना उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। सीधी सी बात है, जो एडोलेसेंस है वो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमारे जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनके बॉडी में एट द सेम टाइम उनके दिमाग में भी कई तरह की चेंजेस आते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं बॉडी में। समटाइम्स एन एडोलेसेंट बॉय और गर्ल अंडरगोस इमोशनल स्विंग्स सच एज फीलिंग कन्फ्यूज्ड, इनसिक्योर, बोर होते हैं, है ना, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, टेंस्ड होते हैं, या कभी कभी हम बोलते हैं कि गुस्सा भी हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं कि इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि बेवजह गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या बोर हो रहे हैं, या कुछ नहीं तो हम बोल रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है ना। कोई एक बहुत ही सिंपल सा डिसीजन हमें लेना होगा, लेकिन उस डिसीजन को लेने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, सीधी सी कोई बात हमें समझ में नहीं आती है। और कभी कभी तो हम बोलते हैं कि बेवजह की टेंशन होती है कि बात छोटी सी होगी लेकिन उसकी टेंशन हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा करके रख ली होगी। और हम बोलते हैं कि मूड स्विंग्स भी होते हैं कि अभी 1 घंटे पहले तक मूड अच्छा था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ और मूड जो है वो ख़राब हो गया। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट सच थिंग्स। ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की और आप बोल सकते हो कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इमोशनल स्विंग्स है ना, ये नॉर्मल होते हैं, आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप प्रोसेस एंड डिसअपियर ऑटोमेटिकली विद टाइम। और हम बोलते हैं कि कुछ समय बाद ये अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एडोलेसेंस फेज़ होता है लाइफ का, इस फेज से हर कोई गुजरता है, हर एक इंसान गुजरता है। अगर एक बच्चे को एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना है तो इस फेज से, एडोलेसेंस से गुजरना ही पड़ेगा। आप अभी गुजर रहे हो, आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े भाई बहन हैं ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं, मैं इस फेज से ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी क्या हो रहे होंगे, इस फेज से आगे जा कर के गुजरेंगे। तो बिना इस फेज से गुजरे कोई भी एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है।
देखो लाइफ के ना हर एक फेज़ की क्या होती है, अपनी एक ब्यूटी होती है। मैं मानती हूँ कि इस फेज़ में जो है ना कई सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमको अच्छे लगते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमको अच्छे नहीं लगते हैं कि कहाँ से कहाँ ये मुसीबत जो है ना शुरू हो गई है। लेकिन क्या करें, इन चेंजेस का जो है ना लाइफ में अपना ही एक अलग सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस हम आगे जाकर के जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें तब जाकर के ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हम बोलते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बेवजह खुश हैं, है ना, कभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि अरे बाप रे ये आखिर हमें क्यों हो रहा है। हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हम क्या हैं, एडोलेसेंस पीरियड में हैं। तो इस पीरियड में ये सभी चीज़ें नॉर्मल होती हैं और ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ें अकेले आपके साथ हो रही हैं। जो भी इस फेज से गुजर चुका है या गुजर रहा है या गुजरने वाला है, उसके साथ भी यही चीज़ें होने वाली हैं। घबराना नहीं है। क्यों घबराएंगे नहीं? क्योंकि ये सभी की सभी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अपने आप समय के साथ डिसअपियर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज जो है ना आप आज कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर अब कन्फ्यूजन में ही जिएंगे, ऐसा नहीं है। आज आपको ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों बाद में अपने आप ये जो कन्फ्यूजिंग स्टेट है ना, ये आपके दिमाग से चली जाएगी। चलो, if somebody suggests that you will get relief from confusion, tension, boredom and worries, etc. and feel better by taking some drugs, just say no unless the drugs have been prescribed by a doctor. कई बार देखो, समझाइश देने वाले, ज्ञान देने वाले तो आपको हर किसी कोने में मिलेंगे। जैसे ही जो है ना आप उनसे जाकर के अपनी परेशानी जो है ना शेयर करोगे कि आज हमको ऐसा लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, अजीब से मन में एंजाइटी है, क्या करें, तो सामने वाला जो है ना आपको एक सजेशन देगा कि एक तरीका है जिससे कि इन सभी प्रॉब्लम्स का जो है ना आपको एक सल्यूशन मिल जाएगा। और सल्यूशन भी कुछ ऐसा है कि उस चीज़ को खा करके या कंज्यूम करके आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं। और वो क्या है? वो है ड्रग्स। तो कोई भी ऐसी फालतू सजेस्ट करे तो उस चीज़ को जाकर के आप सबसे पहले क्या करो, मना कर दो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो पीरियड होता है ना, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। ऐसे पीरियड्स में हम बोलते हैं कि जो हमारे जो टीनेजर्स हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उनकी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम शेयर कर भी रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा इस चीज़ को इतने सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सीरियसली वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि आप जिस पीरियड से, जिस फेज़ से आप गुजर रहे हो, उस फेज़ में ये सब चीज़ें होना कॉमन है। कुछ घरों में इस फेज़ के ऊपर खुल के बात होती है कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता ही है, आगे जा कर के कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। कुछ घरों में हम बोलते हैं कि सपोज़ मम्मी पापा कहीं बिजी हैं, वो उनको पता है कि आप किस फेज़ से गुजर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि कुछ समय बाद ये सब चीज़ें चली जाएंगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं आप पे, है ना। कुछ काम में, कुछ अपने जॉब में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो बिजी होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्त भी बोलेगा कि हाँ भाई मुझे भी ये हो रहा था, है ना। लड़की भी बोलेगी हाँ ये तो मुझे भी होता है। फिर क्या होता है कि अगर हम किसी बड़े से सजेशन लेते हैं तो वो हमें सही गाइड करते हैं, लेकिन अगर हम सेम एज ग्रुप के लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस गाइड जो है ना हमको किया जाता है। और उसी मिस गाइडेंस का नतीजा क्या है कि जो हमारे टीनेजर्स हैं वो ड्रग के एडिक्शन में जो है ना आ जाते हैं। ड्रग्स आर वेरी पावरफुल केमिकल सब्सटेंसेज एंड शुड बी यूज्ड ओनली अंडर अ डॉक्टर्स सुपरविजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ केसेस में बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है। तो डिप्रेशन कोई परमानेंट मेंटल इलनेस नहीं है, उसका ट्रीटमेंट जो है संभव है, पॉसिबल है। हमें क्या करना होता है, बस एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होता है। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला पागल है, पागल नहीं है, डिप्रेशन है जो कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स करते क्या हैं, साइकाइट्रिस्ट करते क्या हैं, आपको एक प्रॉपर ड्रग या मेडिसिन हम बोलते हैं कि प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि उस मेडिसिन से जो भी आपकी बीमारी है, जो भी सिकनेस है, वो दूर हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस सी है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो ड्रग्स, जो केमिकल सब्सटेंसेस डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें, सिर्फ आपको वही चीज़ें लेनी चाहिए। प्लस जिस ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब करी जाती हैं दवाइयाँ, सिर्फ उसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि पैरासीटामोल खा करके हमें मज़े आ रही है तो डॉक्टर ने बोला है 3 दिन खाने को, हम फिर उसको जो है ना 1 हफ्ते तक खाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगी, यानी कि लत लग जाएगी। Adolescent boys and girls should avoid drugs to maintain physical, mental and social well-being which are necessary to live a purposeful, fruitful and satisfying life in this world। तो सीधी सी बात है, अगर
जो भी हमारे टीनेजर्स हैं, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी अगर ये क्या करें, ड्रग्स को अवॉइड करें, तो वो क्या कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, तो एक पर्पसफुल, फ्रूटफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए इस दुनिया में, ठीक है। नाउ सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स आर एज फॉलोज। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं जो कि ड्रग्स को कंज्यूम करने के कारण होते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्रग्स आर एडिक्टिव। इफ़ यू टेक ड्रग्स वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगैन एंड अगैन, यानी कि एक बार आपने कोई ड्रग लिया, इसके बाद में ड्रग्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिक्शन कॉज करती है, कि जैसे आप एक बार जो है ना ड्रग लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से क्या हो गई है, मुक्ति हो गई है, इसको खा करके हमें क्या हो रहा है, फील गुड हो रहा है। तो नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा कि यार आज फिर से बहुत स्ट्रेस है, आज फिर से बहुत जो है ना टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, अभी तक पढ़ा नहीं है, या इस दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, इसके साथ वैसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया है। तो हम क्या करते हैं, कल हमने ये वाला ड्रग खाया था, उसको खाने के बाद हमको बहुत ही फील गुड हुआ था, आज भी हम खा लेते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको फिर तलब होगी किसी भी बच्चे को कि यार 2 दिन से खा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, आज भी खा लेते हैं, थोड़ा सा तो खाना रहता है, चलो खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि डे बाय डे, यानी कि जैसे जैसे आप एक बार ड्रग खाओगे ना, कंज्यूम करोगे, आपके अंदर ऐसी एक अर्ज होगी जिसके कारण आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप उसको क्या करना चाहते हो, बार बार खाना चाहते हो। सून द पर्सन फील्स he or she cannot live without drugs and becomes a drug addict। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जाकर के एक बच्चे को लगेगा कि अब तो जो है ना इस ड्रग के बिना या ड्रग्स के बिना हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, कि जो भी हम फील गुड करते हैं या जो भी हम फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, वो किसके कारण है, इस ड्रग्स के ही कारण है। तो अगर हमने ये नहीं लिया तो पता नहीं हमारा क्या होगा, जबकि ऐसा है नहीं, है ना, बिना ड्रग्स के भी इंसान हेल्दी तरीके से जी सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या होगा कि बार बार जो है ना उसको लेने की अर्ज आएगी, जिसके कारण हम बोलते हैं कि पर्सन क्या हो जाएगा, एक ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। ड्रग एडिक्ट्स बिकम इरिटेबल एंड लूज इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ और जॉब्स। और ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, ये बात सिर्फ ड्रग्स की नहीं है। हाँ, इस सेशन में हम ड्रग्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी टाइप की मोबाइल की एडिक्शन हो गया या गेम की एडिक्शन हो गया, किसी भी टाइप की जो लत है ना वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ड्रग्स का क्या हो गया है, एडिक्शन हो गया है, तो जो पर्सन है, वो जो ड्रग एडिक्ट है, वो हम बोलते हैं कि हर चीज़ में जो है ना अपना इंटरेस्ट खो देगा। लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जो है ना वो बात नहीं करेगा, दोस्तों से जो है ना घुलेगा मिलेगा नहीं, बहुत ही इरिटेटेड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। और उसको अच्छा कब लगेगा, जब वो ड्रग्स का जो है ना कंजम्पशन कर चुका रहेगा। फिर इसके बाद में ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना जॉब में मन लगेगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। दे मे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल और कॉलेज और लूज जॉब। ऑब्वियसली बात है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो स्कूल से तो बाहर निकाल ही दिया जाएगा ना, स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब से भी जो है ना बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रग्स डू फिजिकल हार्म टू द बॉडी। और ऐसा नहीं है कि नौकरी छूट रही है या पढ़ाई छूट रही है, बस इतना ही नुकसान होता है ड्रग्स का, ऐसा नहीं है, फिजिकल हार्म भी पहुंचता है। क्या? ड्रग्स कैन डैमेज ब्रेन, लिवर, लंग्स एंड किडनी। जितने भी हमारे सभी के सभी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, और इन सभी ऑर्गन्स का प्रॉपरली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लगातार ड्रग के कंजम्पशन से क्या होता है, ये सभी के सभी जो ऑर्गन्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं। इन दिस वे ड्रग्स रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो खुशी तो छीन ही लेते हैं, बल्कि इसके अलावा जो हेल्थ है वो भी इंसान की जो है ना ड्रग्स छीन लेते हैं। सो पीपल टेकिंग ड्रग्स रन द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज दे गेट कन्फ्यूज। और ऑब्वियस सी बात है, होता क्या है कि ड्रग्स को लेने के बाद ना हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि बेवजह खुश हो जाएंगे, है ना, सब कुछ हमें अच्छा अच्छा दिखाई देगा। तो सुनने में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बढ़िया जो है ना शराब पी लो या किसी भी तरह का ड्रग कंज्यूम कर लो और इसके बाद में क्या हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या होते हैं, आपके हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो अपनी लाइफ को भी जो है ना रिस्क करते हैं। कैसे? उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इंसान अपने होश में ही नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे ड्राइव करेगा। द शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स स्प्रेड्स एड्स डिसीज अमंग द ड्रग एडिक्ट्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर लगातार सिरिंज वगैरह को शेयर किया गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स जो है हम अपनी बॉडी में 3 तरह से ले सकते हैं।
ओरली यानी कि सीधे जो है ना आप उसको मुंह से अंदर ले लो, निगल लो, स्वालो कर लो, या दूसरा स्नॉटिंग जिसको हम बोलते हैं कि जिसको सूंघ कर जो है ना अंदर लिया जाता है, या तीसरा हम बोलते हैं कि डायरेक्टली जो ब्लड है उसमें ड्रग को आप इंजेक्ट कर लो। तो अगर ब्लड में कोई ड्रग इंजेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिरिंज यानी कि नीडल्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर कभी आप किसी हॉस्पिटल में गए हो इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए, या किसी के साथ गए हो जिसको कि इंजेक्शन लग रहा है, तो जब भी इंजेक्शन लगता है ना, तो नर्स क्या करती है, एक जो सिरिंज का जो पैकेट है ना नया नया, उसको वो खोलती है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी सिरिंज पड़ी हुई है या आपके पहले किसी और को इंजेक्शन लगा है तो सेम इंजेक्शन की जो सिरिंज है उसी से जो है ना आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को जो है ना इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, हर बार एक नई सिरिंज जो है ना खोली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एड्स बेसिकली एक क्या है, एड्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है? ये होता है HIV वायरस के कारण। ये क्या है? HIV वायरस का नाम है HIV। इस वायरस के कारण ये एड्स जो है ना होता है। और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि कैंसर की भी दवाई है, लेकिन ये जो एड्स है ना इसकी आज तक कोई भी दवाई नहीं आई है। होता क्या है कि ये जो HIV वायरस है ना, ये किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है, और शायद इसके ऊपर हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बात करी भी है ना, HIV एड्स के ऊपर। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि ये जो वायरस होता है ना, ये किसी भी जब पर्सन की बॉडी में घुसता है ना, तो उस पर्सन की बॉडी का आप बोल सकते हो कि जो इम्यून सिस्टम है ना उसको एकदम कमज़ोर बना देता है। अब हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे लिए क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना परफॉर्म करता है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस क्यों ना आ रहा हो, उससे हमारी बॉडी को बचाएगा कौन? तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब ये वायरस जाके क्या करता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। तो बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस कुछ भी एंटर कर रहा हो, तो अब उस पर्सन की HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसकी बॉडी आप बोल सकते हो कि उस पैथोजन से, उस जर्म से जो है ना लड़ नहीं पाती है। और अगर लड़ाई नहीं हो पाएगी, इसका मतलब क्या कि जो भी पैथोजन है वो बॉडी में आकर के इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो HIV में हम बोलते हैं ये जो एड्स बेसिकली डिसीज़ है, इसकी आज तक कोई भी दवाई नहीं आई है। ये पता है कि कैसे फैलता है, किससे होता है, लेकिन दवाई अभी तक इसकी नहीं आई है। और अगर दवाई नहीं आई है इसका मतलब क्या कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी सीधे क्या होती है, अल्टीमेटली डेथ ही होती है ना। डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम, मतलब देखो मुद्दा ये है कि इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि बॉडी में इतने सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, और उन इन्फेक्शंस के कारण ही जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन अपने आप को कितने एक्सटेंट तक इन्फेक्शन से बचा करके रखता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शंस हो गए तो उसकी डेथ ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं बॉडी में, अपने आप को एकदम बचा करके रखा है उसने, तो ये जो पीरियड है ये थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, 10 साल तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली डेथ ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो एड्स डिसीज़ है ये कितनी बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है। तो सीधी सी बात है, ये जो बुरी बीमारी है ये फैल कैसे रही है? ये फैलती है बेसिकली सिरिंजेस को या नीडल्स को शेयर करने से, कि हमें नहीं पता होता। पहली बात तो ये मैंने आपको समझा था ना कि एड्स क्या होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाले को HIV एड्स है या नहीं है, उसको देख करके हमें समझ में नहीं आता है। अब सपोज हम बोलते हैं कि एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन था, वो किसी बात का इंजेक्शन या वैक्सीन लगवाने आया था, तो हुआ क्या, इंजेक्शन लगाया और वो जो सिरिंज है वो उसके स्किन के अंदर उसके ब्लड तक गई। अब वो जो सिरिंज है उसमें क्या लग चुका है, ब्लड लग चुका है। अब अगर सेम सिरिंज से किसी हेल्दी पर्सन को, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको कि एड्स नहीं है, ऐसे पर्सन को हम सेम सिरिंज से क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो होगा क्या, उस इंजेक्शन में, उस सिरिंज में जो HIV पॉजिटिव पर्सन का जो ब्लड लगा हुआ था वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, अब एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, वो जो सिरिंज है उसमें ब्लड लगा हुआ था, ब्लड है इसका मतलब क्या, उसमें भी है HIV वायरस। अब सेम HIV वायरस कैरी करने वाली सिरिंज क्या होगी, दूसरे पर्सन की ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में वो HIV वायरस चला जाएगा और ये वायरस जाकर के एक हेल्दी पर्सन में फिर जो है ना एड्स कॉज करेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सिरिंजेस को हमने क्या किया है, शेयर कर दिया, इसके साथ भी और उसके साथ भी। इससे क्या हुआ, एड्स का ट्रांसमिशन हो गया, HIV का ट्रांसमिशन हो गया। तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि मोस्टली जो भी ड्रग्स लेते हैं ना लोग बाग, तो ग्रुप में लेना पसंद करते हैं। तो एक ने जो है ना
सिरिंज से ड्रग जो है ना अपने ब्लड में डाला, सेम सिरिंज से क्या किया उसके पड़ोसी ने भी उसी सिरिंज से जो है ना अपने ब्लड के अंदर वो ड्रग डाल दिया। तो अगर पहले वाले बंदे को HIV एड्स है और इसका पता दूसरों को नहीं है तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से सेम सिरिंज को यूज़ करते करते इतने सारे लोगों में HIV वायरस फैल जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि HIV से क्या होगा, एड्स होगा, और इस एड्स की कोई भी दवाई नहीं है, अल्टीमेटली पर्सन की डेथ होना ये निश्चित है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि द शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स स्प्रेड्स एड्स डिसीज अमंग द ड्रग एडिक्ट्स। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एड्स क्या है, एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। HIV का मतलब क्या है, ह्यूमन immunodeficiency virus. This virus is present in the blood of AIDS patients. The AIDS disease causing virus HIV can be easily passed on from an infected person to a healthy person in a number of ways given below. कई तरीके से जो है ना ये HIV वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सकता है। AIDS virus HIV can pass from an infected person to a healthy person by sharing of syringes used for injecting drugs. If a drug addict has AIDS virus in his blood and he uses a syringe for injecting drugs into his body, then the needle of this syringe will get contaminated with the AIDS virus. तो इस syringe की जो needle होगी वो क्या हो जाएगी, AIDS virus से contaminate हो जाएगी। When this syringe with contaminated needle is then used by a healthy person for injecting drugs, the AIDS virus present on the injection needle enters into his blood. जैसे कि मैंने आपको बताया था, in this way the healthy person injecting drugs into his body will also get AIDS disease. Also obvious सी बात है, जो HIV वायरस होगा वो एक हेल्दी पर्सन की ब्लड में एंटर कर जाएगा, और अगर ब्लड में एंटर कर गया इसका मतलब क्या, एड्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में एड्स वायरस HIV कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। और अगर एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया गया है तो भी ये जो बीमारी है वो फैलेगी। एड्स वायरस HIV कैन बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट या स्मॉल बेबी फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। और एक नवजात शिशु को भी उसकी माँ से, मतलब अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो वो जो ब्रेस्ट फीड करेगी अपने बच्चे को, तो उस फीडिंग से भी जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली HIV पॉजिटिव हो जाएगा। एड्स इज मेनली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स डिसीज। और इसका कोई भी अभी तक आप बोल सकते हो कि दवाई नहीं बनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। AIDS patients die easily even from simple diseases because AIDS virus weakens the immunity of their body, due to which their body cannot fight disease causing germs। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, इसी इम्यून सिस्टम को ये जो वायरस है एड्स का, HIV वायरस, ये जाकर के एकदम बेकार बना देता है। तो अब बॉडी में जो भी पैथोजन आ रहे हैं, जो भी जर्म्स आ रहे हैं, उससे जो बॉडी है वो अब फाइट नहीं कर सकती। और अगर फाइट नहीं हो रही है इसका मतलब क्या, कि जो भी डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन्स हैं वो बॉडी में क्या कर रहे हैं, आकर के डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं। तो एड्स या HIV पॉजिटिव पर्सन की डेथ कैसे होती है, जब कई सारे इन्फेक्शंस उसकी बॉडी में आ जाते हैं। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के इस पूरे सेशन में हमने यही जानने की कोशिश करी है कि हम एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है ना, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या बोलता है। इसके बाद में हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स कंसिडर करे हैं, जिन पॉइंट्स के हेल्प से हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी बातें करी हैं वो सभी को समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कर लेंगे सॉल्व। तो तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे ऊपर और वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे, सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसी वेबसाइट आप विजिट करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज कि इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 की साइंस देखनी है तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो भी हम अभी कर रहे हैं, सभी के सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे आपको अवेलेबल। सपोज आपको क्लास 8 साइंस का
जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो देखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन वाला वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के 14 लेक्चर्स यानी कि सभी के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आप कुछ इसी तरीके से देख सकते हो। ना सिर्फ ये वाला चैप्टर बल्कि सभी के सभी चैप्टर्स के आप सभी लेक्चर्स देख सकते हो। तो यूट्यूब पे आपकी जो हमेशा कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो वहाँ पे वीडियोस का सीक्वेंस इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद कौन सा वाला वीडियो देखना है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो एज सच यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिलते हैं एक सीक्वेंस में। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.